हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तब से आपने नोटिस किया होगा कि विश्व दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है, जिसमें कि मेन नाम जो सामने आते हैं वो यूएसए और रशिया सामने आते हैं। ये ग्रुप आज के ग्रुप नहीं है, ये आप शुरुआत से भी देख रहे होंगे कि यूएसए और यूएसएसआर अपने आप में दो बड़े ग्रुप हुआ करते थे। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली वॉशिंगटन में नाटो की समिट हुई है और इस नाटो समिट में जो एक नया नाम सामने आ रहा है वो है चीन का नाम। जी हाँ, ये जो नाटो अपना एक्सपेंशन करता जा रहा है और उस एक्सपेंशन में अब जो नाटो का नया टारगेट नजर आ रहा है वो है एशिया वाला रीजन। और आप भी ये बात समझ रहे होंगे कि अगर एशिया वाला रीजन में नाटो अपने पैर पसारता है तो भारत के लिए एक बड़ी चिंताजनक बात हो जाएगी, क्योंकि भारत के जो संबंध हैं, भारत ने तो ईस्ट की तरफ अभी देखना ही शुरू किया है और रशिया के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और इस वक्त अगर कहें तो यूएस के साथ भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन नाटो की ये वाली जो न्यूज सामने आ रही है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि चीन डिसिसिव एनेबलर ऑफ रशिया वॉर सेज नाटो, मतलब कि कह रहे हैं कि भाई इतने लंबे समय से जो ये रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इस वॉर के तहत आप एक बात अगर नोटिस करें तो चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी चाइना की वजह से रशिया को कोई कमी नहीं हो रही है और आसानी से ये वॉर है जो चलता जा रहा है। देखिए, ये पूरी जो कहानी है, जो ये एक्सपेंशन हो रहा है, इसको पूरा समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी इसका जानना होगा। अगर शुरुआत की ही बात करें तो ये जो दो देश मैं लिख रहा हूं, एक हो गया रशिया और एक हो गया यूएसए। ये दो देश नहीं है, ये दो अपने आप में आप कह सकते हैं ग्रुप्स हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं इनमें आप अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में रशिया ना होकर के यूएसएसआर हुआ करता था और नाटो जब 1949 में ये बना, जब नाटो बना, नाटो, ठीक है, नाटो जब 1949 में बना तो ये अपने आप में क्या है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ये एक सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन, सैन्य संगठन जो आज के समय में 32 देशों का संगठन है। 32 देशों का संगठन है जो एक समय में शुरुआती स्तर पे मात्र 12 देशों का एक समूह हुआ करता था शुरुआत में, ठीक है, शुरू में एक 12 देशों का समूह था जो एक्सपेंड हो करके 32 देशों का समूह बन चुका है। और इस नाटो में एक जो मेन चीज है वो है इनका आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में जो बात लिखी गई है वो लिखी गई है कलेक्टिव डिफेंस की बात। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या हुआ? कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या हुआ? कलेक्टिव डिफेंस का मतलब हुआ कि इन्होंने एक रूल बनाया है कि जो भी देश नाटो में रहेंगे, क्या कलेक्टिव डिफेंस का मतलब हुआ कि जो भी देश नाटो में रहेंगे, ठीक है, उनके ऊपर अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो ये सारे, कलेक्टिव शब्द से समझना होगा आपको कि ये सारे देश एकजुट हो जाएंगे और फिर उसके बाद उस देश पर एक साथ हमला करेंगे जिसने नाटो कंट्री को के साथ छेड़छाड़ की होगी। समझ पा रहे हैं? इस वजह से ही शुरुआत से आप ये देख रहे होंगे कि यूक्रेन का, जब से ये न्यूज़ चलती रहती हैं, ये जब से रशिया यूक्रेन वॉर वाला हिसाब किताब चल रहा है तब से आपने हमेशा देखा होगा कि यूक्रेन हमेशा से क्या चाह रहा है? यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है कि हमें भी भाई नाटो में शामिल कर दीजिए, ठीक है। अब अगर मैं रशिया की बात करूं, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि ये अपने आप में दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। शुरुआत में इन्होंने वॉशिंगटन समिट की, इन्होंने भी वही वार्शा समिट की थी, है ना, वार्शा समिट की थी। और उस समय बात ये थी कि यहाँ पे तो 12 ही देश थे, ठीक है, मतलब नाटो में तो 12 ही देश थे। जो यूएसए में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेन जो केंद्र है नाटो का वो यूएसए ही है, ठीक है। तो यहां पर वार्सो समिट थी जो अपने आप में अंत हो गई क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो चुका है। अब यूएसएसआर का विघटन हुआ, वार्सो समिट भी अपने आप में खत्म हो गई, जिसमें एक्सपेंशन के लिए ये आप ऐसे समझ लीजिए कि अपने आप में दो ऐसे ग्रुप थे कि भाई आप हमारे एरिया में इंटरफियर ना करिए, हम अपने एरिया में आपके एरिया में इंटरफियर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि स्टेलमेट यानी कि यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन इसका जो एक्सपेंशन है
जो मैंने शुरुआत से ये 12 पर मैं बार बार फोकस इसलिए ही कर रहा हूं कि 12 से जो 32 हो गए हैं, ये एक्सपेंशन है जो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत दे रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। अब यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, और इस वक्त जो अभी 75th समिट हुई है नाटो की, उसमें कहा जा रहा है कि रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आसानी से ये चला पा रहा है इस वॉर को, है ना। और इसके पीछे मदद कर रहा है इसका चीन, इसके पीछे चीन इसकी भारी मदद कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर रहा है। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद जो ये पश्चिमी देश हैं, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्ट देश हैं, जो ये इसकी मदद, यूक्रेन की पूरी मदद कर रहे हैं, है ना। हर तरह की डिफेंस फैसिलिटीज है जो वो यूक्रेन को प्रोवाइड कराई जा रही है। और रशिया के लिए, रशिया को जो मदद कर रहा है वो है चीन। देखिए, यहां तक की कहानी तो ठीक थी, लेकिन आप ऐसे समझिए कि ये बात यहां तक पहुंची कैसे, रशिया का एंगल पीछे क्यों छूटता जा रहा है, पूरा जो मीडिया है वो इस एंगल को क्यों नहीं दिखाता। भाई शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो रशिया हमेशा क्या बात करता था कि आइए एक बार बात कर लेते हैं, है ना, टेबल टॉक करते हैं, टेबल पर बैठते हैं और बातचीत करते हैं इस पर कि कहीं आप बस हमें ये बता दीजिए कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने वाले तो नहीं है, यूक्रेन को कहीं आप नाटो में शामिल करने वाले तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं करने वाले कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करके नाटो की जो मिसाइलें हैं वो रशिया के बॉर्डर में फिट कर दे। एक फोटो से मैं आपको समझाता हूं ये बात। ये देखिए, ये देखिए फोटो में आप समझिए कि ये रहा आपका रशिया, ये रहा रशिया, और ये देखिए इसके बॉर्डर को समझिए आप, ये रहा इसका यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन है, ये फिनलैंड एक ऐसा देश जो नाटो का मेंबर है, स्वीडन एक ऐसा देश जो नाटो का मेंबर। यहां पर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये रशिया के बॉर्डर के कितने करीब है, मतलब रशिया के बॉर्डर के साथ इनकी सीमा साझा कर रही है। तो रशिया को बिल्कुल चिंता होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, ये आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, आपके दिमाग में हो सकता है ये आ रहा हो कि सर यूक्रेन नाटो में शामिल हो या ना हो ये तो यूक्रेन के ऊपर डिसाइड करेगा ना, ये रशिया क्यों इतना परेशान हो रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर भी जब डोकलाम वाला इशू हुआ, ठीक है, डोकलाम एग्जाम्पल से मैं आपको इस बात को समझा देता हूं। डोकलाम वाला जब इशू हुआ तो आप ये बताइए कि भारतीय सेना क्यों गई थी ये कहने के लिए कि जो निर्माण कार्य आप कर रहे हो चीन वाले लोगों के लिए, कि चीन का जो निर्माण कार्य डोकलाम में चल रहा है इसको हटाइए, बंद कीजिए, पीछे हटिए, है ना। जबकि डोकलाम तो भूटान का हिस्सा है। आप उस समय हम भी तो मतलब ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये तो भूटान डिसाइड करेगा ना कि चीन यहां पर निर्माण कार्य करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत वहां पर गया और भारत ने चीन को ये जो डोकलाम में जो कंस्ट्रक्शन का काम जो स्टार्ट कर दिया था वो उसको बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत के लिए ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों है स्ट्रेटेजिक लोकेशन? क्योंकि अगर आप भारत को समझ पा रहे हैं तो आप डोकलाम की अगर देखेंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं, थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, है ना, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो डोकलाम की पोजीशन कुछ यहां पर है भूटान, और ये आपका चिकन नेक वाला एरिया हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका चिकन नेक वाला एरिया। तो अगर यहां पर चाइना अपना कंस्ट्रक्शन करता है तो भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरा क्या होगा? हमारी नॉर्थ ईस्ट से, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनसे हमारी कनेक्टिविटी कट हो सकती है ना, कट हो सकती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। तो इसकी वजह से इसको हमने यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं होने दिया, भूटान के साथ बातचीत करके, और इसको खत्म किया। बिल्कुल वही वाली बात, तो हमारे लिए चिंता की बात है ना ये, कि अगर यहाँ पर चाइना आ जाए तो हमारे लिए चिंता की बात है। ऑलरेडी वो अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता है कि ये तो हमारा हिस्सा है, ठीक है, और अगर उसने अपना यहाँ पर सेटअप बना लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही रशिया भी नहीं चाहेगा कि ये जो देश हैं जिनके साथ रशिया की सीमा साझा हो रही है वहां पर नाटो की मिसाइल आकर के तैनात हो जाए, या यूं कह लीजिए कि यूएस की मिसाइल आकर के तैनात हो जाए। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत की अगर आप बात करेंगे तो शुरुआत में तो मात्र 12 देश हुआ करते थे 1949 में जब स्टार्ट हुआ, और फिर एक्सपेंशन होते 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 ये देखिए बिल्कुल रशिया के पास आ गए लोग। यहीं से चीजें ट्रिगर हुई, और फिर उसके बाद क्रीमियन पेनिनसुलार पर कब्जा किया। किसने? रशिया ने। रशिया ने 2014 में क्रीमियन पेनिनसुलार पर जब से कब्जा किया, उसके बाद से चीजें और ज्यादा ट्रिगर होना शुरू हुई। आपने देखा यहां पर कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे,
इवन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए और वो ट्रेड नहीं कर पाया, ठीक है, ट्रेड नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि रशिया आसानी से काम कर रहा है, ठीक है, रशिया है जो मैनेज कर रहा है। तो इसके पीछे चाइना का एंगल यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। अब एक और यहां से चीन के पीछे एक और मजे की बात जो आ रही है वो भी आपको समझनी होगी। देखिए चीन तो ठीक है कि भाई चीन तो खुल करके आ रहा है सामने, और यहां पर एक अलायंस है जो वो भी देखने को मिल रहा है, रशिया का, चाइना का, है ना, जिसमें एक और बात है कि रशिया चाइना के अलायंस में बिग पार्टनर चाइना है, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है कि रशिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रशिया और चाइना में चाइना है जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक साथ में पहलू ये भी चल रहा है कि यूएसए को अगर कोई काउंटर करने की स्थिति में है तो वो है चीन, ठीक है। तो यूएसए की एक दिक्कत चीन भी है, रशिया पहले से ही इनकी दिक्कत था, रशिया तो हमेशा से दिक्कत है, चीन भी एक दिक्कत है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इनके साथ काफी ज्यादा ट्रेड वॉर हुआ, है ना। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगाए, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगाए, ट्रेड वॉर हुआ, और यहां पर इनके साथ चीन के साथ इनके जो है वो अच्छे संबंध चल रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा तो देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया ने एक डिफेंस डील साइन की, है ना, और वो भी हाईएस्ट लेवल की डिफेंस डील, जिसमें ये बताया उन्होंने कि अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो रशिया उसकी हेल्प करेगा, और रशिया पर हमला करता है तो नॉर्थ कोरिया हेल्प करेगा, ठीक है। आप ग्रुपिंग देखिए, ग्रुपिंग कैसे बनती जा रही है, ठीक है। चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो गया, ईरान, उस पर भी यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, ईरान शामिल हो गया। तो बड़े ऐसे देश जो डायरेक्ट एंटी हैं यूएस के, वो सब साथ में आ रहे हैं। कौटिल्य वाली बात कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा, तो क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो सारे दुश्मन जो यूएस के दुश्मन हैं वो सब दोस्ती करते जा रहे हैं, और एक बड़ा ग्रुप यहां पर बनता जा रहा है जो कि नाटो के लिए एक चिंता का विषय है। इनकी 75th बैठक में चर्चा चल रही है, अपनी चर्चा नहीं चल रही है, इनकी चर्चा किसकी चल रही है, एशिया रीजन की चर्चा चल रही है, और एशिया रीजन में चीन है जो उसको खतरा मान रहे हैं। और इसको काउंटर करने के लिए इस बार इन्होंने किसको बुलाया है, इस बार काउंटर करने के लिए जो है वो इस बार इन्होंने अगर आप देखेंगे तो बुलाया है ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, ठीक है। यानी कि एशिया रीजन में नाटो की एंट्री। आप एक्सपेंशन का ध्यान दीजिए, 12 से 32 हुए और अब आ रहे हैं एशिया क्षेत्र में। एशिया क्षेत्र में अगर ये आते हैं तो सबसे बड़ी भारत के लिए भी एक चिंता हो जाएगी। भारत एक तरफ अभी आपने हाल ही में देखा, हालांकि भारत का पॉइंट है जो बहुत क्लियर है कि हम किसी भी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, जो अपने आप में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो। हमारा रूल है जो वो क्लियर है, हमारी जिनके साथ दोस्ती है मतलब नॉन अलाइंड नेशन है, तो इसलिए भारत का तो क्लियर है कि हम किसी भी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कई सारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत को नाटो ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि चाइना जिस तरीके से एग्रेसिव रोल प्ले कर रहा है और रशिया चाइना की दोस्ती हो रही है, तो भारत को भी अपना एक ग्रुप मेंटेन करके रखना चाहिए, जो कि भारत के लिहाज से अभी देखा जाए तो ठीक नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में भारत की रूस के साथ क्या हुई है, अभी एक समिट हुई है, जिसमें आपने देखा इस बार किसके बारे में बात हुई है, इस बार इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात हो रही है ना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ही है कि स्ट्रेटेजिकली चीजें ठीक चल रही हैं, तभी इकोनॉमी तक पहुंचे हैं जब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ठीक चल रही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से, क्योंकि इकोनॉमिक में अभी टारगेट दे दिया है कि $100 बिलियन, है ना, $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे, बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार है जो, उसको $100 बिलियन का मतलब आज के समय में देखा जाए तो, हालांकि ये 2030 तक के लिए दिया गया है, ठीक है। तो यूएस के साथ जितना व्यापार है लगभग उतना ही इनके साथ भी करने की बात हो रही है। इसके अलावा आपने देखा कि लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं कि ठीक है, आप पर सैंक्शन लगा रखे हैं यूएस ने, हम लोकल में करेंगे। तो रूपी रूबल का एग्रीमेंट, ठीक है, कि भाई लोकल करेंसी में करेंगे।
तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं कि भारत की रूस के साथ कितनी अच्छी दोस्ती है, जो भारत आगे बढ़ाना चाहता है। और इधर नाटो, जो कि रशिया का घनघोर दुश्मन है, वो एशिया में एंट्री कर रहा है। तो भविष्य में ये एक देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्योंकि 75th जो मीटिंग हुई है, इसने साफ इशारा किया है कि एशिया में इन 4 देशों के साथ मिलकर के एशिया में नाटो अपने पैर पसारने जा रहा है। अब आने वाले जो आर्टिकल्स होंगे उसमें ये बात पता चलेगी। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया तो प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पर आपको अगर एक समझ नहीं है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, या फिर आप जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इसकी अगर आप डीप समझ नहीं है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। डिटेल में इन चीजों की अगर आपको तैयारी करनी है तो स्टडी आईक्यू के लिए आप स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा अपने प्रतिज्ञा बैच से। प्रतिज्ञा बैच, ये ध्यान देने की जरूरत है। प्रतिज्ञा बैच है जो स्टडी आईक्यू का, इसमें आपको ये बेसिकली P2I बैच है, तो यानी कि प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी तैयारी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है, यहाँ पर 2 बातें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रतिज्ञा बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उस केस में आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया 2025 का। 2025 का प्री क्वालिफाई कीजिए और अपनी पूरी फीस रिफंड ले लीजिए। इसके अलावा 1.5 साल का तो आपका कोर्स है, और इसको हम 1 साल और एक्सटेंड करेंगे। 1 साल और एक्सटेंड करेंगे, तो ध्यान दीजिए, 1.5 साल का कोर्स, 1 साल का एक्सटेंशन, प्लस पूरी की पूरी फीस वापस हो जाएगी अगर आपने 2025 का प्री क्वालिफाई कर लिया। तो एक तरह से ये निशुल्क प्रतिज्ञा बैच एक फ्री वाला बैच है जो आपको IAS की तैयारी एकदम फ्री में कराएगा। फीस कितनी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। फीस आप एक बार देख लीजिए। फीस है यहां पर 27,999, जिसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा, ये ध्यान में रखना है। अगर कोड नहीं लगाया तो क्या होगा कि फीस आपकी ज्यादा, आपको फीस है जो वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी। ठीक है, 18 जुलाई से ये बैच स्टार्ट है सुबह के 8 बजे से। तो सुबह सुबह से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सुबह का बैच चाहते हैं, क्योंकि पूरा दिन उनके पास रहता है फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो आपके लिए ये बैच बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप मेरे साथ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ओम द्विवेदी स्टडी आईक्यू। इसको ज्वाइन करने के बाद आप इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। कोई भी डाउट हो तो ओम द्विवेदी मेंटोरशिप ग्रुप है, इस ग्रुप में आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहें तो @omdvedi007 पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।